नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का बिहेवियर ये होता है कि जैसे किसी हम कॉइल में हम लोगों ने करंट को फ्लो कराया, ठीक है, करंट को फ्लो कराया, करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होंगी, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब बनेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, वो कि वो करंट का बिहेवियर ऐसा होगा कि वो करंट में, जैसे करंट को आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो वो उसको कम करना चाहेगा, करंट को आपने डिक्रीज़ किया तो वो उसको ज़्यादा करना चाहेगा। ये होता है इंड्यूस करंट का सेल्फ इंडक्शन का मतलब, सेल्फ इंडक्शन का मतलब, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन में क्या बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन में, कि आपने जो करंट पैदा की, मतलब करंट जो जनरेट कराया है, तो जनरेट में भाई आपको करंट बदलते रहना पड़ेगा, तभी तो सेल्फ इंडक्शन होगा, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। जब तक करंट चेंज नहीं कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं आएगा। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड हम करंट हम चेंज करा रहे हैं। तो करंट चेंज कैसे कराएंगे? करंट को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो उसकी वजह से, यानी कि करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स में बदलाव आएगा और इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, कॉइल में। तो लेकिन इस इंड्यूस करंट का बिहेवियर क्या होगा? इस इंड्यूस करंट का बिहेवियर ये होगा कि ये जो इंड्यूस करंट पैदा हुआ है, ये किसकी वजह से पैदा हुआ है? मेन करंट के बढ़ने की वजह से, मेन करंट के बढ़ने की वजह से। फिलहाल हम दो कंडीशन रख रहे हैं, एक बार इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग, ठीक है ना। जैसे हमने आई को इंक्रीज़ कराया, मतलब हमें आई को चेंज कराते रहेंगे। आई चेंज कैसे होगा? आई बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, कौन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना, कौन हो रहा? तो बढ़ाने घटाने की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, यही होगा ना। तो अगर एक कंडीशन हम ये रख रहे हैं, करंट को हमने बढ़ा के फ्लक्स चेंज कराया, करंट को जब बढ़ाएंगे तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ के स्मॉल ई दे सकते हो, और मेन ईएमएफ के लिए कैपिटल ई भी दे सकते हो, या फिर मेन इंड्यूस ईएमएफ के लिए ऐसा एक ई भी दे सकते हो, ठीक है। और जो मेन ई होता है उसके लिए तो आप वोल्टेज दे सकते हो, ठीक है, ऐसे सिंबल दे सकते हो। तो ये इंड्यूस ईएमएफ, या फिर हम कहेंगे इंड्यूस करंट पैदा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका बिहेवियर क्या होगा? इसका बिहेवियर ये होगा कि इसके अंदर जो भी इसका जो डायरेक्शन होगा, इसके डायरेक्शन से अपोजिट होगा, क्योंकि ये इसको कम करना चाहेगा। इंड्यूस करंट इसको कम करना, इंड्यूस करंट कम करना चाहेगा, ठीक है। तो यही होता है सेल्फ इंडक्शन का बिहेवियर, ठीक है। और अगर हमने आई को कम कर दिया, मतलब हमें तो कम ज़्यादा करते रहना है, तभी तो हमें इंड्यूस करंट मिलेगा, तभी तो हमें इंड्यूस करंट मिलेगा। अगर हमने आई कम किया तो ये जो इसकी वजह से, आई कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी फ्लक्स में बदलाव आएगा। कुल मिला के फ्लक्स में क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो फ्लक्स में बदलाव आने से इंड्यूस करंट पैदा होगा, लेकिन इसका इंड्यूस करंट का बिहेवियर ऐसा होगा कि ये इसको बढ़ाना चाहेगा, ये इसको बढ़ाना चाहेगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस जो करंट होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का। तो हमें यह पता चला कि आई बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब फ्लक्स और आई में क्या रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन, है ना, क्योंकि आई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स बढ़ने से आई में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये आप सिंबल हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज़ एल, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एल। एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज़ एल? एल इज़ बताता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना, ये सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये होता है कि आई ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि करंट को अगर हम 1 एम्पियर दे दें, वैल्यू डालें, करंट कितने तो 1 एम्पियर, ठीक है ना। अगर 1 एम्पियर करंट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर का जो फ्लक्स है वो एल के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर करंट 1 एम्पियर दे दें तो फ्लक्स और एल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 1 एम्पियर करंट देने पर जो भी उनका सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो उसके फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। आई दे दिया 1 तो एल इंटू 1 व एल, तो एल इज इक्वल टू वॉट, फ्लक्स, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर करंट देने पर, 1 एम्पियर करंट देने पर जितना हम फ्लक्स दे रहे हैं उस कॉइल में, उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर करंट 1 एम्पियर दे दिया, अगर करंट 1 एम्पियर दे दिया, एल इंटू 1 एल, तो उसके अंदर जितना भी फ्लक्स है, जैसे कि 100 फ्लक्स है, तो एल भी 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये एल किस पर डिपेंड है। एल जो आपके कांस्टेंट वैल्यू रखा है, जो फ्लक्स और आई में रिलेशन दिखाया है आपने, ये किस पर डिपेंड है। तो ये डिपेंड है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स में क्रॉस सेक्शनल एरिया, भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना छोटा है कितना बड़ा है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा उसके अंदर का सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। नेचुरल, अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया में भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम है, अंदर मीडियम क्या है, ठीक है ना। ये भी डिपेंड करता है। वैक्यूम रहेगा तो थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाला कोई मीडियम होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द कोर, तो कोर जो भी आपने, जो यही मैं बता रहा था, मेटेरियल ऑफ द कोर, इस पर जिस पर लपेटा हुआ है आपने, है ना, जिस पर लपेटा हुआ उसका मटेरियल कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वो मटेरियल, ठीक है, तो उसके अंदर का सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझो। सो कुल मिला के हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है, E इज इक्वल टू माइनस DLI/dt। ये कैसे आया फॉर्मूला, सेल्फ, देखो स्मॉल ई ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इंड्यूस EMF है, ये क्या है, ठीक है। हमें पता है कि EMF की कहानी, फॉर्मूला क्या है EMF का, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो इंड्यूस EMF में यही बात हुई, चेंज इन फ्लक्स अपॉन माइनस क्यू में, ये लेंथ ब्लॉक की माइनस क्यू का पोजीशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हम ओपन करेंगे। फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, फ्लक्स की वैल्यू आई है L इंटू आई, तो फ्लक्स की जगह यहाँ पे डाल देंगे L इंटू आई, ठीक है, माइनस DL/dt। L तो क्या है, कांस्टेंट है। ये तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द कोर। तो L को हम ले आएंगे बाहर, L कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, di/dt को, यानी I को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। I की जो भी इक्वेशन होगी, अगर T के टर्म में है तो उसको डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए। T है ना, तो I की कोई भी इक्वेशन होनी चाहिए तो T के टर्म में होनी चाहिए, जो वेरिएबल होना चाहिए T के टर्म में होना चाहिए। एक डिफ्रेंशिएशन का बेसिक मतलब समझो जरा सा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2t² + 4t दिया है और नीचे dt है, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोई और वेरिएबल है और t नीचे है t के टर्म में, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं कर पाएंगे ना डिफ्रेंशिएट। तो समझ में आया। तो यहाँ पे कुल मिला के इंड्यूस EMF का हमें फार्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस DLI/dt, ठीक है ना। तो L को बाहर ले लिया तो di/dt। व्हाट इज I हियर, I इज योर मेन करंट, I इज योर मेन करंट है, ये मेन करंट है, ठीक है ना। I जो हमने I वायर में दिया, EMF तो इस I की वजह से बाद में बना है ना भाई, फॉर्मूला यहाँ से लेकर आ रहे हैं। I बढ़ाई है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा तो अंदर इंड्यूस EMF पैदा होगा। तो फ्लक्स और I में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम I बढ़ाएंगे तो फ्लक्स हमारा बढ़ने वाला है, तो डायरेक्ट रिलेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो L लगा देंगे इक्वल टू साइन लगा के,
ठीक है। तो यहाँ से आगे फ्लक्स इज एल इंटू आई। तो आई क्या है? आई तुम्हारा इंड्यूस करंट नहीं है, आई तुम्हारा मेन करंट है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन की क्या कहानी है। जैसे कि आपने दो कॉइल अगल बगल रख दिया, दो कॉइल आजू बाजू रख दी। यहाँ पर हम मेन करंट यानी कि मेन करंट दौड़ाएंगे, दैट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द अदर वन, इसकी वजह से, इसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड आगे भी पास होंगी। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएंगे ना, ऐसे करके ऐसे, तो जितना ज़्यादा पास रखोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड में उतनी ज़्यादा कवर अप कर देगा ये वाला कॉइल। तो दूसरे वाले कॉइल में करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, बाहर से करंट फ्लो नहीं करा रहे, पहली वाली में फ्लो करा रहे हैं, फर्स्ट वाले में फ्लो करा रहे हैं। तो करंट के फ्लो कराया, करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में भी आ गई, दूसरा कॉइल जो ऐसे ही रखा था दूसरे कॉइल में आ जाएंगी। तो दूसरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो उसमें भी EMF सेल्फ इंडक्शन जो है हमारा टॉपिक, ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस EMF आ जाएगा, है ना, समझिए। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड वापस इस वाले कॉइल में क्या पैदा करेगी? इंड्यूस EMF, है ना, सेल्फ इंडक्शन होगा, यहाँ पर इंड्यूस EMF होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे हम I1 बोलेंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोलेंगे, इसके अंदर के फ्लक्स को Φ1 बोलेंगे और इसके अंदर के फ्लक्स को Φ2 बोलेंगे। तो Φ2 जो हो रहा है, Φ2 जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? I1 एंड देन B1, I1 और B1 की वजह से Φ2 हो रहा है, समझो। करंट दौड़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है ना, इसीलिए B1 ही है सिर्फ, लेकिन फाई इस कॉइल का एरिया अलग, ये कॉइल अलग, तो फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बीच में आगे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि सेकेंडरी में, तो अब सेकेंडरी में इसकी वजह से, प्राइमरी कॉइल की वजह सेकेंडरी में क्या बना? सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, मतलब इंड्यूस EMF आया। तो ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भाई तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, हम भी उसी हिसाब से काम करेंगे, है ना। एक दूसरे के म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि I1 बढ़ाएंगे मेन करंट जो हम बाहर से दे रहे हैं, I1 बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B1 भी बढ़ेगा, जब B1 बढ़ेगा तो फ्लक्स 2 भी बढ़ेगा। पहले फ्लक्स से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सेकंड वाले टारगेट कर रहे हैं, फ्लक्स 1 के तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सेकंड वाले इसकी वजह से, इसके करंट की वजह से इस पर जो इंड्यूस EMF हो रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, तो हमसे इसके सेकंड बात करें। तो I1 और Φ2 में कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट। I बढ़ेगा तो B1 भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स, सेकंड वाले फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन आ गया। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट साइन लगाएंगे, उसे हम बोलेंगे M, और M का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं, पहली वाली स्लाइड कहाँ है, एक तरह ये भी यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि L का मतलब क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? इसके मटेरियल, कॉइल, मीडियम, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि अगर जो हमने इंड्यूस EMF को फॉर्मूला लगाया है, L बढ़ेगा तो इसके अंदर के इंड्यूस EMF भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है जो फार्मूला में ड्राइव किया है अभी, ठीक है ना। L बढ़ेगा तो L सर कैसे बढ़ सकता है? भाई नंबर ऑफ टन बढ़ा दो, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल बढ़ा दो, है ना। कोई वैक्यूम की जगह कोई ऐसा कोर रखो सॉफ्ट आयरन का जिससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, डेंसिटी बढ़ जाए, है ना। तो ये कहानी है इसकी। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी जो हमने Φ2 का, क्योंकि सेकंड कॉइल का Φ2 से I का जो रिलेशन, ये I1, व्हाट इज I1 ये, व्हाट इज करंट? इंड्यूस करंट है कि मेन करंट है? मेन करंट है ना। तो मेन करंट Φ2 यानी कि फ्लक्स जब बढ़ेगा तो I1 के तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन M के बढ़ने की वजह से भी तो फ्लक्स बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। M के बढ़ने की वजह से भी तो फ्लक्स बढ़ेगा। पढ़ो में
तो अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का हम फार्मूला मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से इंड्यूस ईएमएफ जो हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या होगा E2 होगा। यहाँ पर भी E1 हो सकता है, लेकिन हम इसकी बात फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर E2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, मतलब ईएमएफ का फार्मूला क्या लिखते हैं, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स इसका सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले की बात ही नहीं कर रहे, सेकंड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स आया इस फ्लक्स की वजह से इस वायर में जो ईएमएफ आया है, ठीक है ना। तो चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो फ्लक्स का हमने फार्मूला क्या निकाला है यहाँ पे, M/I, ठीक है ना। तो फ्लक्स की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, MI लिख देंगे, MI। M तो क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो M क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा DI/dt, यानी कि करंट, वह प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से, उसके चेंज होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। तो M, और इसके अलावा M किसी का अगर ज़्यादा है, म्यूचुअल जो भी इंडक्शन है जो कांस्टेंट वैल्यू किसी के ज़्यादा है तो भी इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। अब ये M किस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी नंबर ऑफ टाइम द कॉइल, साइज एंड द शेप ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। कॉइल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, ये भी सुनो, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब करंट यहाँ दे रहे हैं, इंड्यूस यहाँ हो रहा है, बस। सेल्फ इंडक्शन मतलब करंट भी यहाँ दे रहे हैं, इंड्यूस भी इसी में हो रहा है, और इसमें इस कंडीशन में इंड्यूस इसमें भी हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, वो सेल्फ इंडक्शन कहानी होगी। बाजू पर रखते तो बाजू में भी इंड्यूस हो रहा है, ये बात हो रही है, ये म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। लेकिन बिहेवियर मालूम है ना, बिहेवियर क्या है, अपोज करने वाला कि ये जो पैदा होगा वो इसको प्राइमरी वाले को अपोज करेगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो वही होता है सेल्फ इंडक्शन की कहानी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी भाई सेल्फ का जो बिहेवियर वो भी इसी के लिए, इसके लिए भी है, बस कॉइल को हमने साइड में रख दिया, इतना है बस। तो ये हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्शन। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना कम म्यूचुअल इंडक्शन, पास लेकर आओ जाओगे तो म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। इस पर जो इंडक्शन होगा, इस पर जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा, ये कहानी है, ठीक है। तो ये फार्मूला इस पर एक दो नंबर के आ जाते हैं क्वेश्चन सेल्फ इंडक्शन उसके, MCQs में ज़रूर आते हैं, न्यूमेरिकल आए ना है लेकिन MCQs में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या फिर से सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। So self inductance मतलब it is the property of coil by virtue of which it resist ये तो इम्पॉर्टेंट है यार, यही तो इम्पॉर्टेंट था। It resist any change in the extent of the current flowing through it by inducing an EMF in itself। करंट रेजिस्ट करेगा, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है, मेन करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बने, वो रेजिस्ट करेगा। ये तुमने करंट बढ़ाया तो ईएमएफ क्या बोलेगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलेगा, भाई ना बढ़ाओ यार करंट, कम करो करंट को कम करो, मेन करंट कम करो। तुमने जैसे मेन करंट कम किया तो ये क्या बोलेगा, अरे यार करंट को बढ़ाओ, इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलेगा, करंट को बढ़ाओ। तो ये कहानी है इसकी। व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू ए कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। सो सी देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, L इज व्हाट। सो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको दिया है लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को कम और वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए काम आती है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर फिजिक्स के किस लॉ बेस पर है, ये हमारा बोलो सेल्फ इंडक्शन बेस पर ये टॉपिक है, या ये जो डिवाइस बनाया गया है ये सेल्फ इंडक्शन बेस पर बनाया गया, ठीक है। सो डिवाइस दैट ऑल्टरनेट द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, यानी कि तुम्हारे वो वोल्टेज में बदलाव कर दें, किसमें बदलाव कर दें, वोल्टेज में चेंज पैदा कर दें, या फिर करंट में चेंज पैदा कर दें, ठीक है ना। अगर वोल्टेज और करंट में चेंज पैदा कर रहा है तो वो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हम लोग बनाते ही इसीलिए कि हम वोल्टेज में चेंज कर सकें
या फिर करंट में चेंज कर सके। एनर्जी और पावर में ये चेंज नहीं करेगा। एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी होगी वही आपकी फाइनल एनर्जी होगी, जो पावर इनिशियल होगा वही आपका फाइनल पावर होगा। तो ये जो डिवाइस है या ये जो कंपोनेंट है ये आपका एनर्जी और पावर को चेंज नहीं करेगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। लेकिन ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो ट्रांसफार्मर बनाया है, हमारा मकसद ही है कि वोल्टेज को चेंज कर सके, करंट को चेंज कर सके, करंट को चेंज कर, इसीलिए बनाया। ठीक है, तो ये किस टाइप का दिखता है? ये इस टाइप का दिखता है कि आपके पास एक कॉइल यानी कि एक देखो लैमिनेटेड आयरन फ्रेम होता है। लैमिनेटेड क्यों सर? लैमिनेट इसलिए कि करंट डायरेक्ट यहाँ पर ना कंडक्ट हो पाए। ठीक है, क्योंकि हम इंड्यूस, हमने क्या कहा, सेल्फ इंडक्शन बेस पर ये जो डिवाइस बनी है ये सेल्फ इंडक्शन बेस पर बनी हुई है। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन बेस पर बनी हुई है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन कहना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि दो कॉइल यहाँ पर हैं। तो एक कॉइल एक तरफ इस तरफ है, एक कॉइल इस तरफ है। एक को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, एक को बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हम करंट पास कराएंगे और यहाँ से करंट पास नहीं कराएंगे। इस यहाँ पर जो करंट पास कराएंगे, इस करंट के पास होने की वजह से एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा जो कि इस कॉइल में पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्राइमरी करंट है जो कि हम दे रहे हैं, और इस कॉइल पे सेकेंडरी करंट जो कि इंड्यूस है, जो कि इंड्यूस है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो प्राइमरी है, यहाँ पर वोल्टेज है वो सेकेंडरी, मतलब इंड्यूस ईएमएफ है। इसका कंसेप्शन समझ में आ गया। ठीक है, और बीच में हमने एक लैमिनेटेड आयरन फ्रेम लगा के रखा है, एक लैमिनेटेड आयरन फ्रेम लगा के रखा हुआ है, मतलब एक आयरन फ्रेम लेकिन लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड क्यों है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो वैक्यूम में उतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती जितना कि हम एक सॉफ्ट आयरन या कोर आयरन के थ्रू करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम पास आउट करा सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। फिर भी मैं इसका एक 3D व्यू भी दे देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग है ना ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो ये आपको एक आयरन एक प्लेट जैसी दिख रही है सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड नहीं होती है। ये क्या होते हैं? इसमें ऐसे कोर से बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं? छोटे 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 पीसेस से बने होते हैं, ब्रेड के स्लाइड्स होते हैं उससे बने होते हैं। बीच में देखो हॉलो होता है। बीच में हॉलो इसलिए होता है कि इसको हम जानबूझ के इसका एरिया कम करना चाह रहे हैं। क्यों एरिया कम करना चाह रहे हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है और इसी कॉइल पर, मतलब ये जो कॉइल बना है इसी कॉइल पर हम लोग कॉपर को लपेट देते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आपका क्या है, कंडक्टर हो गया। लेकिन कंडक्टर कैसा है? ब्रेड के स्लाइड्स के जैसे कंडक्टर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो और ये जितने भी पीसेस हैं, ये जितने भी पीसेस हैं लैमिनेटेड होते हैं कि एक दूसरे को कंडक्टिविटी ना दे पाए, है ना। लैमिनेटेड होते हैं, एक दूसरे को कंडक्टिविटी ना दे पाए। ठीक है ना, अगर एक ही इसमें हो जाएगा पूरा सॉलिड तो वो पूरा एक सॉलिड प्लेट हो जाएगी, है ना। सॉलिड प्लेट हो जाएगी तो वहाँ पर एडी करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि हमारे मेन करंट को अपोज करने लगेगा और इफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एडी करंट के बारे में बताऊँगा मैं। तो ये लैमिनेटेड पीसेस होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉइल लपेट देते हैं, कॉपर का वायर लपेट देते हैं। तो कॉपर वायर से यहाँ पे एक तरफ लपेटेंगे, ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये पूरा लैमिनेटेड है। तो इस लैमिनेटेड का मतलब यही हुआ कि ये जो करंट हम पास करा रहे हैं वो इस पर पास नहीं हो रहा है, इस शीट पर पास नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हम करंट पास करा रहे हैं। तो सर ये डाले ही क्यों हमने, इसलिए ये बीच में हमने डाले ही क्यों, है ना। जब हमें करंट का कोई मतलब नहीं है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं करना है तो इसको हॉलो रहने दें, इसको भी हॉलो रहने दें। लेकिन हॉलो से मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मटेरियल टाइप जो उसकी परमेबिलिटी होती है, जो बीच में मीडियम है कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हमने एक ये मीडियम दिया हुआ है, इसलिए हमें ये देना पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएंगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन पर है, सेल्फ इंडक्शन से थोड़ा आगे चले जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन बेस पर ये ट्रांसफार्मर हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, करंट को कम या ज़्यादा करना, ये इसका काम है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया ये आईपी है, प्राइमरी करंट है, ये वीपी है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये आईएस है, ये सेकेंडरी करंट है दैट इज इंड्यूस, एंड वीएस है, ये
सेकेंडरी वोल्टेज जो कि इंड्यूस है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आपको पता ही है कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारा, ईएमएफ देखो यहाँ पर ई से भी आप डिनोट कर सकते हो, किसी किसी को ई पी दिया रहता है, मतलब ईएमएफ वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात है, ठीक है। तो वी पी इज इक्वल टू, पता है कि इंड्यूस या वोल्टेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो दैट इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। एंड व्हाट इज एन पी, एन इज द नंबर ऑफ टर्म इन प्राइमरी, मतलब ये वाले की बात हो रही है, ये वाले की बात हो रही है, ओके। अगर हम मान लें कि इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, जो कि आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है, ऐसा अगर हम मान लें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम क्या मिल सकता है, करंट मिल सकता है, मैक्सिमम करंट मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह सेकेंडरी कॉइल में हम कहेंगे कि जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज़ नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी एनएस, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमने साइन नहीं लगाया है। चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ओके। सो व्हाट इज फाइव द पर यूनिट टन इज, तो मतलब इसके अंदर जो ये जो फाई है यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। क्यों कांस्टेंट दिया हुआ है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स हमने बताया है, इसके फ्लक्स बताया वो कांस्टेंट बताया है, पर यूनिट टन क्या है, कांस्टेंट, मतलब हर एक में सेम है, ये सब बता के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे, वी एस डिवाइड बाई वी पी कर लो, चाहे वी पी डिवाइड बाई वी एस कर लो। तो हमने क्या किया, वी एस डिवाइड बाई वी पी कर दिया, ठीक है। तो वी एस डिवाइड बाई वी पी जब करेंगे तो वी एस के ऊपर वी एस का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज एन एस चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन यहाँ पे वी पी प्राइमरी वाला वो ई एम एफ ले लेंगे, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो फ्लक्स तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है और कांस्टेंट है तुम्हारा फ्लक्स तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम भी कट जाए, क्योंकि ये पूरा रेसिप्रोकल ऊपर होगा, टाइम से हम टाइम को भी काट देंगे। तो वी एस वी पी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, वी एस इक्वल, ठीक है, एम एफ इन सेकेंडरी अपॉन एम एफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। ये रिलेशन मिल गया कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे सेकेंडरी में, उतना ज़्यादा सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा, या फिर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में रहेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ क्या रहेगा, प्राइमरी में रहेगा। मतलब जिसके पास नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उसके पास वोल्टेज ईएमएफ ज़्यादा है। कुल मिला के बात ये है ना, कुल मिला के बात ये है। सो अब हमारे पास यहाँ पे दो, देखो ये हमारा फाइनली रेशियो आ गया, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ठीक है ना। सो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि अगर हम एन एस में यानी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। सो ऐसे इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, कौन वाले को, इस वाले को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है कि जहाँ पे वोल्टेज हमें बढ़ के मिल रहा है, जहाँ पे वोल्टेज हमें बढ़कर मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो रिलेशन हम कहाँ देख रहे हैं, सेकेंडरी में हमारा क्या हो रहा है, प्राइमरी की वजह से। रिलेशन को कैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी की वजह सेकेंडरी में क्या हो रहा है। तो प्राइमरी की वजह सेकेंडरी में क्या हो रहा है, देखो अगर नंबर ऑफ टर्म इसके कम है, जैसे ये है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा ऐसे, ठीक है। ये प्राइमरी है पहला वाला जहाँ से हम करंट को दे रहे हैं। ये तो इंड्यूस वाली कहानी हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना। ये तो भाई हमने करंट दिया, यहाँ पर तो करंट हमने दिया, ये तो इंड्यूस हो ना, ये इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इंड्यूस वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। तो अगर हमने ऐसा मैकेनिज्म दे दिया, इस तरीके से डिवाइस को कंस्ट्रक्शन कर दिया, तब क्या होगा, कहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, कहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, बोलो। अगर ऐसा तुम्हारा ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर वोल्टेज यानी सेकेंडरी वाले में वोल्टेज ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली प्राइमरी, ठीक है। कुल मिला के सीधा सीधा समझो ना यार, जिसके पास टर्न ज़्यादा उसके पास वोल्टेज ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलेंगे,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि हमने दिया तो कम था, हमने ईएमएफ तो कम दिया था, लेकिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, आउटपुट में ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं स्टेप अप। और यही अगर इसी की उल्टी कहानी है, प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है, मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी में हमें कम मिलेगा, मतलब वोल्टेज दे तो ज़्यादा रहे लेकिन मिलेगा इंड्यूस कम होगा, ऐसे को बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सेकेंडरी वाले कॉइल में टर्न कम देने पड़ेंगे, सेकेंडरी वाले कॉइल में टर्न कम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम है और एनपी ज़्यादा है, प्राइमरी में ज़्यादा है, तो ऐसे में सेकेंड वाले में वोल्टेज भी कम मिलेगा, टर्न कम वोल्टेज भी कम, तो ऐसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सर ये ऐसा करते क्यों हैं, सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, स्टेप डाउन स्टेप बना क्यों रहे हैं? तो इसलिए बनाते हैं हम लोग, अगर जैसे कि पावर हाउसेज में लाइट चाहिए, थोड़ा सा और बता दें, पावर हाउस से लाइट जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, ठीक है, पावर हाउस से, ओके। तो पावर हाउस से हमारे मोहल्ले तक आ रही है, सिटी तक के आ रही है, शहर तक के, ठीक है। पावर हाउस से कहाँ तक आ रही है, शहर तक के आ रही है। तो पावर हाउस में हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप अप लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो सिटी में जो वायर हम लेकर आए केबल के थ्रू, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, हाई वोल्टेज, हम लोग बोलते हैं ना हाई वोल्टेज वायर है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है पावर हाउस में, पावर हाउस ये कर रहा है कि स्टेप अप करके भेज रहा है, वोल्टेज को बढ़ाकर भेज रहा है, तो हाई वोल्टेज में भेजेगा। कैसे भेजेगा, सिटी में हाई वोल्टेज में, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो सर सिटी में तो हाई वोल्टेज में आ गया तुम्हारा क्या, वोल्टेज आ गया हाई में, हाई लेवल पे हाई वोल्टेज आ गया सिटी में, लेकिन हमारे घर में तो कम चाहिए, हमारे घर में तो क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो सिटी के बाद हमारे मोहल्ले में देखो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ये तो शहर सिटी का बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया। तो सिटी से जब हाउस में भेजा जाएगा, घरों में भेजा जाएगा, ठीक है, तो स्टेप डाउन कर दिया जाएगा, वोल्टेज को वापस कम कर दिया जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को वापस कम, तो कुल मिला के वोल्टेज कम, वोल्टेज ज़्यादा बीच में जब शहर में भेज रहे, वापस वोल्टेज कम। सर ये क्यों, इतनी कारीगरी क्यों की, जब पावर हाउस में मेरे पास वोल्टेज कम था, हमने वोल्टेज बढ़ाया ही क्यों, हम लोग घरों में वोल्टेज कम करके भेज देते हैं। भाई देखो पावर हाउस है, ठीक है, अब पावर हाउस को कई शहरों में तुम्हें करंट भेजना है, वोल्टेज करंट भेजना है, कई शहरों को भेजना है। अगर यार वोल्टेज वो कम करके भेजेगा तो मोटे मोटे वायर लगाने पड़ेंगे। भाई बात समझो जरा, बात समझना बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि पानी भेजना है, मेन रिवर में एक प्लांट लगा हुआ है और रिवर के थ्रू या मेन वाटर प्लांट के थ्रू शहर में पानी भेजना है। अब पानी भेजने दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि शहरों में भेजना है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी पानी चाहिए, या तो पाइप बहुत मोटा कर दें, या तो पाइप क्या करते हैं, मोटे मोटे पाइप के थ्रू भेजे पानी, मोटे मोटे पाइप और एक साथ जा रहा है, पानी भर भर के मिलेगा। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना, तो या तो मोटा पाइप लगा दें, बड़ी बड़ी पाइपलाइन, मोटे मोटे पाइपलाइन। हाँ ये तो सच में होता है, ये सच में होता है, मोटे मोटे पाइपलाइन लगाया जाता है। देखो ज़मीन के नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे पाइपलाइन आते हैं, बाद में छोटे छोटे पाइपलाइन के थ्रू घरों में पानी पहुंच जाता है, ठीक है, मेन वाटर प्लांट से मेन जहाँ पे वाटर सप्लाई होनी है, ये तो ठीक है, पानी के लिए ये चीज़ होती है, मोटे मोटे पाइप लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका पाइप इतने मोटे नहीं लगा सकते सर हम, तो पाइप को क्या करें, थिन कर दें, पतले कर दें, लेकिन या फिर पानी की स्पीड तुम्हें बहुत बढ़ानी पड़ेगी। पानी की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ा भाई, तभी या तो बहुत पहुंच सकता है कि तेज स्पीड में पानी भेजो। भाई अगर इतने मोटे पाइप नहीं लगा रहे हो, इतनी क्वांटिटी में तुम एक बार में नहीं भेज पा रहे हो, तो पाइप पतले हैं तुम्हारे पास, नहीं है मोटे, तो स्पीड तेज मारो तो जल्दी ले पानी पहुँचेगा लोगों के पास, लोगों के घरों में पानी पहुँचेगा। दो तरीके हैं यहाँ पर वाटर के। लेकिन वाटर के हम लोग क्या करते हैं, पाइप को थोड़ा मोटा मोटे पाइपलाइन लेते हैं, क्योंकि या तो तेज़ स्पीड में पानी भेजना होगा, तो तेज़ स्पीड के लिए फिर बड़े बड़ी मोटर लगाओ और धक्का मारो, फोर्स मारो, तभी पानी अपने आप थोड़ा, करंट का तो तुमने पोजीशन डिफरेंस दे दो, अपने आप इधर से उधर पहुँच जाएगा, लेकिन ये पानी थोड़ा पहुँच पाएगा। या तो पानी बहुत ऊंचाई पर हो, तो नीचे पर अगर हमें चाहिए तो तब पानी आराम से पहुँच जाएगा, है ना, अपने आप, क्योंकि पानी ऊपर है, टंकी ऊपर रखी है घरों में, नीचे पानी आ रहा है। लेकिन कहीं पावर हाउस है, घर है, बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची जगह में पानी पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाए, बड़े मोटर लगाएंगे क्या, तो इसे क्या कहते हैं, पाइप में मोटर लगाते हैं, एक बार में पानी भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यही पावर हाउस की बात है कि बड़े बड़े शहरों में भेजना है तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट को, तो यार क्या मोटे मोटे केबल,
या तो बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे केबल लगाओ। अब इतने मोटे मोटे केबल कैसे लटकाओगे तुम? इतने मोटे मोटे केबल जो टावर होते हैं, इतने मोटे केबल कैसे लटका पाओगे, है ना? इसको कैसे मैनेज करोगे? तो हमने क्या किया, इसमें दिमाग लगाया। जब मोटे मोटे जब केबल रहेंगे तो उसमें मालूम है क्या होगा, फ्रिक्शन भी बहुत होगा, फ्रिक्शन भी बहुत होगा, करंट भर भर के जा रहा है। तो हमने दूसरा अलग दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगा, क्या हम करते हैं यार, केबल को थोड़ा एक पॉइंट थोड़ा पतला रखते हैं, उतना मोटा नहीं रखेंगे, पर चलो इतना रखते हैं, ठीक है, ज़रूरत तो इतने की है, अगर करंट भी इतने की ज़रूरत है, चलो यार केबल इतना ही मोटा रखते हैं। वैसे घरों के लिए तो बिल्कुल ही पतला चाहिए होता है, लेकिन फिलहाल शहर को शहर पहुँचाने के चलो इतना मोटा रख देते हैं, ज़रूरत तो इतने की है, लेकिन इतना मोटा रखेंगे, लेकिन सर कैसे इतने बहुत सारा करंट पहुँच पाएगा? इसमें स्पीड तेज़ कर दें हम लोग, मतलब हाई वोल्टेज कर दें, हाई वोल्टेज कर दें। तो यही होता है, यही वजह होती है कि पावर हाउस से जो दूसरे शहरों में जब करंट जाता है तो हाई वोल्टेज में भेजा जाता है, जिससे कि जल्दी से पहुंच जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फिर घरों में तो यार कम चाहिए होता है सर, घरों में कम चाहिए होता है, फिर घरों में तो 220 वोल्ट चाहिए होता है, फिर घरों से फिर चार्जर में जो चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल में सर 5 ही वोल्ट चाहिए हमें। घरों में तो चलो 220 वोल्ट आ गया, तो घरों को सिटी से घर में पहुंचाने के लिए स्टेप डाउन, फिर घर में जो मोटे चार्जर होता है ना, कि हमारे पास चार्जर चार्ज करते हैं, उसमें भी स्टेप डाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं और स्टेप डाउन करना है भाई। घरों में तो 220 आ गया, स्टैंडर्ड क्या होता है वोल्टेज 220, लेकिन अलग अलग डिवाइस है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें भी फिर जो नहीं चार्जर क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए तो यूज़ करते हैं चार्जर कि 220 से और कम करना होता है। 220 से 5 वोल्ट 12 वोल्ट चाहिए, मोबाइल लैपटॉप के लिए 20 वोल्ट चाहिए, तो उसमें भी स्टेप डाउन, तो वापस स्टेप डाउन लगे रहते हैं। तो पहले स्टेप अप वोल्टेज, हाई वोल्टेज भेज दे शहरों में, फिर शहरों से घर में चाहिए तो स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन वाली कहानी ही होती है, ठीक है ना? हाँ समझ में। हो सकता है फैक्ट्री है, सिटी से स्टेप डाउन में गया, हो सकता है फैक्ट्री है, फैक्ट्री वापस 220 से बढ़ा के चाहिए, तो वो उनके अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। फैक्ट्री के पावर का एक कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। समझ गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ट्रांसफार्मर यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है यार, भर भर के रिक्वायरमेंट करंट बहुत चाहिए, तो कैसे भेजें? तो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करके स्टेप अप, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके शहरों में भेजा जाता है, वापस शहरों में मोहल्ले में स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे घरों में स्टेप डाउन वाले से भेजा जाता है 220, फिर हम चार्जर या लैपटॉप का चार्जर लगा रहे हैं, उसमें फिर से स्टेप डाउन होता है और स्टेप डाउन होता है, क्योंकि 220 की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रांसफार्मर का, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है आपको। तो ये वाला यहाँ तक हो गया था। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब कि मैं कह रहा हूँ रजिस्टर बिल्कुल ज़ीरो है, तो तुम्हारी पावर है ना, जो पावर पहले थी वही पावर बाद में रहेगी, ठीक है ना? अब पावर को तुम ओपन करोगे, पावर का फॉर्मूला क्या है? जो पावर इनिशियल है मतलब इनपुट में है, वही आउटपुट में रहेगी पावर, जो ठीक है। स्टेप डाउन स्टेप वोल्टेज में तो फर्क आ रहा है, वोल्टेज में फॉर्मूला, करंट में भी फर्क है ना भाई। हमने वायर पतला कर दिया, करंट ज़्यादा कब मिलता है हमें? 2 तरीके, या तो इस वायर को मोटा कर दें तो करंट ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर यार वायर को पतला रहने दें, तेज़ी से भेज दें, तेज़ी स्पीड बढ़ा के, मतलब हाई वोल्टेज से भेज दें। ये 2 तरीके। तो हाई वोल्टेज से भेजेंगे तो करंट में बदलाव आएगा, एट क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया के करंट का मतलब करंट में बदलाव आएगा, या फिर लो वोल्टेज भेजेंगे तो भी करंट का मतलब ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट में करंट और वोल्टेज में बदलाव आएगा। लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्सेप्ट वही होगा, पावर सेम टू सेम आ जाएगी। भाई वी का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला क्या है? बोलो V × I, पी का यही तो फॉर्मूला है। V × I पावर का फॉर्मूला क्या है? V × I, ठीक है। तो प्राइमरी में पावर यानी इनपुट पावर दे रहे मतलब V × I है ना, प्राइमरी वाला मतलब V × I है, लेकिन ये प्राइमरी लिखा हुआ है। और आउटपुट मतलब सेकेंडरी वाले पावर कितना मिल रहा है? सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट, है ना, V × I, समझ गया ना। तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है? VS/VP, मतलब VV को एक तरफ ले लो, II को एक तरफ ले लो। तो VS/VP सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी का प्राइमरी का वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट सेकेंडरी का। तो इन्वर्स रिलेशन है भाई। यही तो मैं कह रहा था कि हाई वोल्टेज में भेजना मतलब करंट को एट ए टाइम कम भेजना, कि यार ज़्यादा हीट ना हो, वायर वरना वायर तो जल जाएंगे। अगर जितनी रिक्वायरमेंट है शहरों में, अगर करंट को एक बार में ज़्यादा भर के भेजें, मोटे वायर भेजें, जल जाएंगे वायर, गर्म हीटिंग बहुत बर्बादी हो जाएगी करंट की एनर्जी की, ठीक है। तो VS का करंट से इन्वर्स रिलेशन, वोल्टेज हाई रहेगा तो करंट कम होगा।
यानी यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज है, स्टेप अप है, तो वोल्टेज तो हाई है, वोल्टेज तो इसने हाई करके भेजा शहरों में। ये पावर हाउस क्या है समझो, पावर हाउस ने क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा कॉइल दिए सेकेंडरी वाले में, तो स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा लेकिन करंट कम हो जाएगा। और यही तो मकसद ही था हमारा, एनर्जी बर्बाद ना जाए, मोटा वायर की ज़रूरत ना पड़े। करंट ज़्यादा करना मतलब मोटा वायर के, इसीलिए हम वोल्टेज को ज़्यादा कर रहे हैं कि यार करंट कम में भेजें, मतलब एट ए टाइम कम रहे, एरिया में कम रहे। ऐसे तो ओवरऑल तो पहुँच जाएगा बराबरी, है ना। जैसे वही पानी को मोटे पाइप से भेजो कम स्पीड में, लेकिन पतले पाइप से भेजो ज़्यादा स्पीड से, ओवरऑल पानी वहीं पहुँचे। बाल्टी उतनी देर में भर रही है, बाल्टी उतने देर में भर रही है, या तो मोटे पाइप से भर दो धीरे धीरे पानी रुड़ा कर रहा है, या फिर पतले पाइप से पानी तेज़ आ रहा है। अगर बाल्टी इसमें 1 मिनट में भर रही है तो इसमें भी 1 ही मिनट में भर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके एग्जाम्पल से मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो वी एस और आई का इन्वर्स रिलेशन है, और इधर भी इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी प्राइमरी में वोल्टेज कम है, इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो गया, है ना, वोल्टेज कम, इसका वजह से करंट ज़्यादा था। अरे भाई मकसद तो करंट ही है, मकसद क्या है, करंट है। करंट बहुत ज़्यादा करंट को हमने भेजा दूसरी तरफ, लेकिन एट ए टाइम कम करके, मतलब हाई वोल्टेज स्पीड ज़्यादा करके, एरिया कम, एरिया मतलब वायर का एरिया कम किया हमने, करंट को एक बार में कम बिठाया लेकिन स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा था, क्यों बहुत ज़्यादा, तो वोल्टेज कम था। और यहाँ पे करंट कम है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा कर दिया, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इसकी। सो यहाँ से एक और रिलेशन मिल गया, वी एस बाई वी पी इक्वल आई पी बाई आई एस। देखो वी एस बाई वी पी का रिलेशन एन एस बाई एन पी था, एन एस बाई वी एस बाई वी पी का, भाई वी एस कम, सेकेंडरी में वोल्टेज जो भी है टर्न, जितने भी टर्न, अगर वोल्टेज कम है तो नंबर ऑफ टर्न भी कम, यही था ना। वी एस और एन एस का डायरेक्ट रिलेशन था, वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्ट रिलेशन था। भाई टर्न ज़्यादा मतलब वोल्टेज भी ज़्यादा, टर्न कम मतलब वोल्टेज भी कम। लेकिन करंट का उल्टा है, करंट का उल्टा है, करंट का उल्टा है। जिस कॉइल में जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है उसमें करंट ज़्यादा है। वेरी गुड, समझ गए ना। तो ये कहानी थी यार, ये कहानी थी, ये रिलेशन पूरे बन गए। अब इस 6 में ये 4 इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, ये दोनों इसके इक्वल भी है, सभी आपस में एक दूसरे के इक्वेट कर रहे हैं। अगर एन एस एन पी से अभी आई का इन्वर्स रिलेशन है क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट है, इसका देखो इसका इन्वर्स, तो इसका भी इन्वर्स, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट है ना। तो ये समझिए वी एस इज इक्वल टू आई पी, वी पी इज इक्वल टू आई एस, उल्टा। इधर एन एस सेकेंडरी ऊपर है तो यहाँ प्राइमरी है, क्योंकि इसका और इसका सेकेंडरी इन्वर्स रिलेशन है, और इसका भी इन्वर्स है क्योंकि इसका डायरेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये थी ट्रांसफार्मर की कहानी। अब जो लैमिनेटेड वाली बात हो रही थी यहाँ पर, ये लैमिनेटेड वाली बात हो रही थी, तो यहाँ पे आपके 2 कॉन्सेप्ट और हैं, एक है एडी करंट, एक है हाइस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस हमने उन्हें पिछले बार पढ़ लिया है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज, फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा थोड़ा सा। तो हमारे पास जब हम इधर से इधर भेज रहे हैं चीज़ों को, तो लॉसेस की कहानी, कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, एक्चुअली में होगी यार। अगर हम आइडियल की बात करें तो हम कह रहे हैं यार नहीं हो रही है, जितना पावर इधर था ओवरऑल उतना पावर उधर चला गया। भाई पावर का फॉर्मूला देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ये प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का, पावर वी इंटू आई, वी सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी ले रहे हैं और आई भी प्राइमरी ले रही है, सेकेंडरी की तरफ वी सेकेंडरी ले रहे हैं तो आई भी सेकेंडरी। अब देखो ये दोनों आपस में कांस्टेंट है, हम कह रहे पावर फाइनल पावर इधर का, फाइनल पावर उधर का, यानी इनिशियल पावर और फाइनल पावर दोनों के बराबर है। कैसे बराबर है, अगर प्राइमरी में अगर हम ये स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, स्टेप अप में इधर वाले वोल्टेज कम होगा, इधर का वोल्टेज ज़्यादा होगा ना सेकेंडरी में। स्टेप अप की यही कहानी ना, स्टेप अप यानी वोल्टेज से ही पकड़ना है, करंट से नहीं पकड़ना है। कॉन्सेप्ट कहाँ से पकड़ना है, वोल्टेज से। स्टेप अप यानी यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया, यानी यहाँ पर वोल्टेज कम है, समझो यहाँ पे वोल्टेज 3 है और यहाँ पे मान लो चलो 10 है, करंट कितना 10 है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 30, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आना चाहिए 30। तो यहाँ पे 30 कैसे आएगा, अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्टेप अप में वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो वोल्टेज 3 से 6 हो रहा है, समझो 6 हो रहा है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा 6 5 का 30, करंट कम हो गया है ना, 3 10 का 30, 6 5 का 30, पावर बराबर हो गए, इनिशियल पावर और फाइनल पावर बराबर। तो वही ना, यहाँ पे वोल्टेज कम था, हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, वोल्टेज को 6 कर दिया, 3 को 6 कर दिया,
तो यार 3 × 10 ये वाली कहानी करंट हम 10 दे रहे थे, यहाँ पर तो सर 30 आंसर था, यहाँ पर भी आंसर कितना आना चाहिए, मतलब पावर 30 आना चाहिए। करंट वोल्टेज सर 6 हो गया, हमने स्टेप अप किया तो करंट फिर 5 करना पड़े क्योंकि आंसर 30 चाहिए ना पावर। आई बात समझ में, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे करंट ज़्यादा तो यहाँ पे करंट कम, यहाँ वोल्टेज कम तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा, ये इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में। आगे बात समझ में आगे सर। तो इस बीच में ये तो भाई आइडियल की बात थी, लेकिन यार आइडियल चीज़ें नहीं मिल सकती हमें, है ना। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइडियल चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर प्रैक्टिकल की बात करें कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस 2 तरीके से हो सकती है। एनर्जी लॉस मतलब पावर में भी लॉस हो रहा है, एफिशिएंसी कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिक वे से भी एनर्जी लॉस हो सकती है, मैग्नेटिक। भाई यही 2 इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की तो कहानी है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की तो कहानी ही है। यानी 2 लोग हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में लॉस होगा किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से। मैग्नेटिक एनर्जी में लॉस होगा किसकी वजह से, हिस्टेरेसिस की वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से। अब पहले एडी करंट की बात करेंगे। व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट आपका टॉपिक है। तो एडी करंट मालूम क्या होता है कि जब इंड्यूस करंट बनता है ना, मेन करंट से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट। तो जब इंड्यूस करंट बनता है तो देखो क्लीन पे चला जरा, अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉइल होता है, ठीक है। कॉइल से हमने समझा, क्या समझा कि यार मेन करंट की वजह से, प्राइमरी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बना हमारा, ठीक है। तो इंड्यूस करंट बना तो हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल में इस तरह इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या ये वो एक अलग बात है, बट इंड्यूस करंट इस तरह लूप में चलने लगेगा, ठीक है। लूप में चलने लगेगा इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो भी है, ठीक है, चलने लगेगा कॉइल में। लेकिन यार यही कहानी अगर प्लेट है, एक प्लेट है, नॉट लूप, इट्स ए प्लेट, इट्स ए सॉलिड, ऐसे एक प्लेट टाइप है पूरा, इट्स नॉट ए लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप नहीं है। भाई कॉइल है तो उसे एक रास्ता ऐसा मिल गया ना, ठीक है ना। एक जैसे एक पानी का पाइप ऐसे घुमा के रखा, पानी कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, समझने के लिए। तो यहाँ पर पानी कैसे चलेगा, यहाँ पर तो एक रास्ता मिल गया ना, यहाँ पर तो पूरा एक, ठीक है ना, एक पूरा एक सॉलिड या एक प्लेन फील्ड, एक प्लेट है। तब क्या होगा यार, यहाँ पर जब यहाँ पर इंड्यूस होगा, यहाँ पे इंड्यूस हुआ, ऐसे चल गया, लूप मिल गया, एक पतला वायर मिल गया, ठीक है। अब देखो, तो अगर लूप है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, चला गया इंड्यूस करंट। लेकिन यार अगर ये प्लेट टाइप है, करंट कहाँ भागेगा, तो एडी, यहाँ पर ही एडी का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज एडी? एडी का मतलब होता है एक भंवर, जैसे नहीं पानी का जब भंवर होता है, जैसे कि पानी से घूम रहा है अंदर, देखो कभी कभार एक हवा तेज़ चलती है या समुद्र में देखो पानी कैसे घूमने लगता है, ऐसे करके एक भंवर जैसा पैदा हो जाता है पानी में, है ना, या हवा में एक भंवर जैसा पैदा हो जाता है। तो बस यही है इसमें, है ना, जो करंट जब इंड्यूस होगा ना, ऐसे एक भंवर टाइप का बना देगा चारों तरफ, ऐसे 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 से। क्यों भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, किसकी ऑल्टरनेटिंग का डायरेक्शन, वो तो चेंज होते ही रहना है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्लेट में एक भंवर ऐसा पैदा करेगा, भंवर ऐसे फैलेगा भी, ऐसे से भी करेगा, एक भंवर ऐसा पैदा करेगा, ठीक है। तो अब हमें तो पता ही यार, इंड्यूस जो करंट होता है अपने मेन करंट को अपोज करता है, ये तो हमें मालूम ही है ना। लेंस लॉस हमने यही तो पढ़ा है कि यार अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। दूर जाओगे तो पास बुलाएगा, पास जाओगे दूर भेजेगा, है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये जो भंवर पैदा होता है ना, इसी को बोलते हैं एडी करंट। यहाँ पे तो यार सेल्फ है, सेल्फ इंडक्शन में इस तरह करंट हो रहा है, एक लूप में जा रहा है। लेकिन अगर एक प्लेट टाइप है, जैसे प्लेट है, ये प्लेट टाइप है, इसमें करंट कहाँ भागेगा, इसमें तो कोई उस टाइप का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये भंवर टाइप का बनेगा, इसे भंवर टाइप का बनेगा और चारों तरफ प्लेटें फैलेगा, जो हमारे मेन करंट को, प्राइमरी करंट को अपोज करेगा, डेफिनेटली अपोज करेगा। तो अपोज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। अब एडी करंट को यार कैसे कम, अब हम हमारे पास, अब हमें भी और भी दिमाग लगाना है। अगर एडी करंट को पढ़ेंगे यार, एडी करंट यार हमारे करंट को, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को बर्बाद कर रहा है, क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो यार इसको कैसे कम करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट के पीसेस को, इसीलिए अगर आप देखोगे मोटर वोटर में अक्सर है ना, कुछ इस टाइप के बनाए रहते हैं, मतलब जो कॉइल लपेटे होते हैं ना, कुछ ऐसे टाइप के प्लेटों में लपेटे होते हैं, कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा सा एरिया क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों सर, कम किया और यहीं पर हम लोग लपेट देंगे अपने कॉइल को। क्यों? क्योंकि अगर आप
रजिस्टेंस का फॉर्मूला देखोगे तो रजिस्टिविटी L बाई ए, यानी ए को अगर हम कम कर दें तो रजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वीर वाले फॉर्मूले देखें आई के, आई इज इक्वल टू वी बाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर जब बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, एडी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आई और आर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, समझिए। इसीलिए हमने यहाँ पर एरिया को कम किया, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। मेन करंट नहीं यार, एडी करंट, एडी एडी, ठीक है ना, एडी करंट कम हो जाएगा, हमें एडी करंट कम रहेगा तो पोजीशन हमें कम मिलेगा। भाई एडी करंट क्या कर रहा है, एडी करंट हमारे मेन प्राइमरी करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो एडी करंट हम कैसे कम करेंगे, एक काम करते हैं यार, ये एरिया में फैला हुआ है एडी करंट, इसकी वजह से बहुत अपोजिशन मिल रहा है हमें, एक काम करते हैं एरिया थोड़ा काट दो, थोड़ा कम कर दो एरिया को, एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी करंट कम हो जाएगा, ये एडी करंट कम हो जाएगा, समझिए ना, क्योंकि यही आई और आर में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट है एडी करंट का। तो एडी करंट कैसे कम करते हैं, इसीलिए अगर आप ट्रांसफार्मर में देखो जो कॉइल्स लगे होते हैं, मोटर कॉइल लगे होंगे, तो वो कुछ इस तरीके से प्लेटें होती हैं, आप देखना कभी भी इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखना, ऐसे प्लेटें होती हैं, ऐसे चौकोर चौकोर प्लेटें नहीं होती हैं। जो कॉइल लपेटने के लिए हमें प्लेट चाहिए होती है वो इस तरह होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया, आ गया सर। अब दूसरा है तुम्हारा मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेटिक लॉसेस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। अब इस फिनोमेना में, हिस्टोरिसिस फिनोमेना में क्या कहानी होती है, ये हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। आई बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, आई बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। हमने दो मेटल लिए, एक सॉफ्ट आयरन ले लिया, एक स्टील ले लिया, और बाई नेचर, अब यहाँ में नेचर कहानी है, बाई नेचर देखो ये एरिया थोड़ा सा कम दिख रहा है कंपेरेटिवली स्टील वाले एरिया से, स्टील का एरिया थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए, स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज़्यादा करंट चाहिए, है ना, हमें मैग्नेटाइज करना है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन डालते हैं, जिससे क्या हो जाए, मैग्नेटिक बदल जाए और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन डालते हैं, स्टील नहीं डालते हैं। क्यों, स्टील के लिए सर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए, ये एरिया ज़्यादा है ना, स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए कम एनर्जी लग रही है। तो इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, जिससे कि मिनिमम लॉस हो। आ गई बात समझ में। तो ये थी कहानी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, ओके। सेल्फ कंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल व्हेन वन यूनिट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि तुम्हारा ये जो L है ना, L बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जब एक एम्पेयर की वजह से 1 फ्लक्स आएगा तो L उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपने 1 एम्पेयर दिया, आपने 1 एम्पेयर करंट दिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यानी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फ्लक्स के उसके बराबर हो जाएगी, उसके मतलब उसमें जो फ्लक्स है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो सारे डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 1 एम्पेयर पर सेकेंड अगर हम दे रहे हैं तो L जो हो जाएगा वो 1 H के बराबर हो जाएगा। अगर E हमें कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। E अगर हमें 1 वोल्ट मिल रहा है और 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट दिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हेनरी, ठीक है ना, समझ गए ना। क्या फिर से 1 एम्पियर 1 वोल्ट है ना, 1 एम्पियर 1 वोल्ट। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल नहीं यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एंड EMF ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस इन द कॉइल वन द रेट ऑफ चेंज करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 हेनरी कब बोलेंगे, 1 हेनरी तब बोलेंगे तुमने करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड दिया ड्यू टू 1 वोल्ट EMF, ड्यू टू मतलब जो 1 एम्पियर करंट, मेन करंट, भाई मेन करंट कैसे आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट दौड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट ही नहीं दौड़ेगा। मेन करंट की बात हो रही है, मेन करंट, तो मेन करंट जो दौड़ रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से, लेकिन किस पोजीशन पे दौड़ रहे हैं, 1 वोल्ट से। अगर 1 वोल्ट से 1 एम्पियर पर सेकेंड हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे L की वैल्यू 1 हेनरी, ठीक है।
तो सेल्फ इंडक्टेंस को हमने एक और फार्मूले से यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन देखो, स्मॉल एन हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एन बाई एल, कैपिटल एन बाई एल, ठीक है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ या पर मीटर कह लो आप, पर मीटर। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल एन बोल दिया। तो स्मॉल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन मतलब पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हुआ, पर मीटर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे बड़ा सा कॉइल है तो 1 मीटर में कितने टन से आ रहे हैं, जैसे टोटल टन तो 1000 है, टोटल कैपिटल इन क्या है समझो 1000 है, और 10 मीटर है, यानी 1 मीटर में कितना हो गया? 10 आ गया, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि स्मॉल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड देन कैपिटल एन इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई इज इक्वल टू, एन को ओपन करेंगे एन बाई एल में, तो म्यू नॉट कैपिटल आई दो, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें पर टर्न की, ठीक है ना, तो क्या लगा सकते हैं हम? बी इंटू ए, बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने लिखा है फॉर्मूला, इंटू एरिया। हेंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड इज गिवन बाय द प्रोड्यूस फ्लक्स थ्रू ईच टर्न एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। ये तो हो गया ईच टर्न में फ्लक्स कितना है, ये क्या आ गया भाई, देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी हर टर्न में कितना फ्लक्स है। तो अगर हमें टोटल निकालना है फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, वापस टोटल नंबर ऑफ उसमें जितने भी टर्न्स हैं, ठीक है ना, उसके टर्न से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना। सो थ्रू ईच टर्न एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो हम ये तो पर मीटर आ गया, 1 मीटर में है ना, 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसका फ्लक्स आ गया। अगर हमें पूरा ही चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फ्लक्स चाहिए, तो इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, ये 1 पर मीटर फ्लक्स का आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मिल जाए, तो आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज योर परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए, आई इंटू ए बाई एल, ठीक है, यही सा है ना। तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्लक्स का एक ये वैल्यू है, और फ्लक्स की एक और वैल्यू हमने निकाली है सेल्फ इंडक्टेंस से, एल इंटू आई, यानी वन साइड इक्वल तो बोथ साइड अदर साइड ऑल्सो इक्वल, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू एल इंटू आई। दिस एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये एल तो तुम्हारी लेंथ होगी, इससे क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ सकती है, आई को अगर नीचे ले आओगे तो ये आई रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये आई रिड्यूस हो जाएगा, ये एल है, ठीक है ना। ये आई और ये वाला आई जो है ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एल का, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सो इफ़ द कोर इज फिल्ड विद ए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ परमेबिलिटी म्यू, देन म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। भाई ये म्यू नॉट क्या है, दिस इज़ फॉर वैक्यूम, और ये म्यू है कोई और मीडियम है, कोई और परमेबिलिटी है, ठीक है ना, कोई और मीडियम है, तो ये म्यू नॉट वैक्यूम के लिए है, ये म्यू कुछ और वैल्यू हो सकती है, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब ये म्यू की जो भी म्यू की वैल्यू दी होगी वो, मतलब कुल मिला के एक फॉर्मूला एक ही है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाई विच
ईच अपोज बाई चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दी अदर बाई डेवलपिंग एन इंड्यूसर। तो जो मेन करंट आप दे रहे हो, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं से उसकी मेन करंट के स्ट्रेंथ को कम करना चाहेगा इंड्यूसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था सेल्फ रिएक्टेंस। तो मैंने देखो दोबारा रिवाइज करा है, दूसरा एक फॉर्मूला भी आपको ओपन करके बता दिया।